मैं लुधियाना चला आया और प्रकाश के साथ रहने लगा। उसे मैंने यही बताया था कि माताजी के हुक्म पर मैंने फिलहाल सैर सेहत बंद कर दी है। प्रकाश ने इस बात पर भगवान का शुक्र अदा किया क्योंकि अरसे से उसे मेरी जरूरत लाहक थी और उसकी वजह थी मालिक मकान की वो लड़की जिसे उसका इश्क जोरों पर था। सदरशना को पहली नजर देखने के बाद ही इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता था कि वो एक गैर मामूली लड़की है और अमूमन भारतीय नौजवान ऐसी ही लड़कियों की फिक्र में रहा करते हैं। लेकिन प्रकाश में ऐसी क्या गैर मामूली बात थी जो वो खुद उस पर फिदा हो गई। उसका मुझे कभी इल्म ना हो सका। पहली मर्तबा जब वो प्रकाश के हमरा मुझसे मिली तो मैंने उसकी आंखों में एहतराम के जज्बात मौजजन देखे जो प्रकाश की ब्रेनवाशिंग का वाज़ेह सबूत था। जाहिर है उसने मेरा गायबाना तारुफ सदरशना से बड़े भरपूर अंदाज में काफी तारीफ व तौसीफ के साथ करवाया था। उसे प्रकाश से मोहब्बत थी लेकिन उस बात का भी उसे इल्म था कि ये बेल कभी मंडे नहीं चढ़ेगी क्योंकि उसके वालिद का समाजी रुतबा प्रकाश के घर वालों से काफी बुलंद था। वो खुशहाल खतरी कराने की परी थी और लुधियाना में उसके वालिद के दर्जनों मकानात किराए पर चढ़े हुए थे। चंद दिनों की मुलाकात ने ही उसे मेरी गैर मामूली सलाहियतों का मोतरफ बना दिया और जब एक रोज उसने मुझे अपने घरेलू हालात बताए और अपनी तशवीश जाहिर की तो मैंने उसे यकीन दिलाया कि मेरे होते हुए दुनिया की कोई ताकत इन दोनों के मिलाप को नामुमकिन नहीं बना सकती। प्रकाश की तो बात ही और थी। सदरशना को भी मेरी यकीन दहानी पर एतमाद हो गया था जिसका सबूत उसकी आंखों से झलकता था। उसका खूबसूरत चेहरा मेरी यकीन दहानी से खिल उठा और उसने खासे जज्बातीपन का मुजाहरा करते हुए भैया कहकर मेरा हाथ मजबूती से दबाया। इंसान लाख वहशी बन जाए अपनी बहादुरी पर अपने फहम पर जितना जी चाहे घुमंड करता फिरे लेकिन अपनी फितरत के कमजोर पहलू छुपाए नहीं छुपते। कुदरत के सामने बंदा मजबूर महज है और कुछ भी नहीं। दस्ते गैब मोम की गुड़िया की तरह बड़े बड़े शहजोरों को जिस तरफ चाहे पकड़कर घुमा दे। मैंने हिंदू मुआशरे में खुद को रंगने का ढोंग रचाया था लेकिन नए नए तजर्बात मुझ पर होने लगे थे। मैं लाख पहलू बचाता मगर कब तक फितरत से फरार मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इन मराहिल पर मुझे अपनी ट्रेनिंग में सिखलाए सारे असूल बेसूद दिखाई दिए। बस मेरा एतकाद था और अपने मिशन पर ईमान जो सहारा दिए रखता था और मेरे कदम मजबूती से उस राह पर जमे हुए थे। पूनम से दूसरे तीसरे रोज मुलाकात हो जाती थी। हमने लुधियाना की तफरीगाहों के दर्जनों दरख्तों पर अपनी मोर मोहब्बत सबत कर दी थी। दरख्तों के गीले तन्नों में कई दिल तराशे थे और उन पर काश और पूनम को समोया था। अपनी मोहब्बत की अमानत कितनी मर्तबा कदीम इमारात की इन बुसीदा दीवारों को सौंपी थी जो पहले ही कश्तगान मोहब्बत के नामों से अटी पड़ी थी। शायद इस तरह हम लाशऊरी तौर पर अपनी चाहत को अमर रूप दे रहे थे। बज़ाहिर पत्थरों के संगलाख सीनों में अपनी मोहब्बत महफूज करके हम मुस्तकबिल में टूटने वाली उस क़यामत से लाशऊरी तौर पर मुतमईन हो बैठे थे जो अपने दामन में बिजलियां समेटे हमारे खरमन पर लपकने को बेताब थीं। जहां पूनम को यह विश्वास था कि कई जन्मों के बाद हमारी आत्मा का मिलाप हुआ है वहां मुझे इल्म था कि ऐसे कई जन्म लेने के बाद भी पूनम मुझसे कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैंने अपने तई अपने आप को वक्त के तेज धारे को सौंप दिया था जो मोहब्बत की तोयानियों में मुझे बहाए लिए जा रहा था। ब्यास के सैलों पर बने इन बागों में घूमते हुए जहां की बेलें संध्या के गीत गाती हैं हमने अपनी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस किया था। कई जज्बाती लम्हे गुजरे जब अपनी धड़कनें एक दूसरे में समोई थीं। वक्त हालात और मुस्तकबिल से बेनियाज होकर हम दोनों एक दूसरे के संग संग फिजाए बैकरा की वस्तों में उड़े चले जा रहे थे। और फिर एक रोज पूनम ने प्रकाश को राखी बांधी तो सदरशना ने भी मेरे हाथ में राखी की जंजीर पहनाकर मुझे भाई बहन के मुकद्दस रिश्ते में जकड़कर गोया मुझ पर एक और गिरह लगा दी। मुझ पर इन सब लोगों की मोहब्बत की गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। हर नई गिरह मेरे फरार को नामुमकिन बनाती जा रही थी। पूनम, प्रकाश, मूसी, माता, बाबूजी और अब सदरशना, मैं कहां कहां से बचकर निकल सकता था। नेप्टू और सालग्राम मुझे पूनम सौंप कर कितने मुतमईन थे उसका अंदाजा कुछ मैं ही लगा सकता था। करीबन 20-25 रोज छुट्टी मनाने के बाद मुझे एक मर्तबा फिर मैदान अमल में कूदने का हुक्म मिला। इस मर्तबा मैं गुरदासपुर जा रहा था।
प्रकाश को हस्बे साबिक मैंने बिजनेस टूर का बहाना तराशा था। गुरदासपुर और बटाला के दरमियान दरियाए ब्यास के किनारे दुश्मन नई मोर्चाबंदियां तरतीब दे रहा था, जहां इंतहाई अहम नौइयत के खतरनाक हथियार नस्ब किए जा रहे थे। मगरबी सरहदों पर भारत का पंजाब में यह पहला दिफाई हिसार था, क्योंकि रावी अबूर करने के बाद ब्यास तक का इलाका मैदानी है और किसी भी तरबियत याफ्ता फौज के लिए खुली शिकारगाह का काम दे सकता है। दुश्मन की मंसूबाबंदी अचानक अमल में आई थी और हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए इंतजार किया जाए, क्योंकि सरहदी अजला में फौजों की तेजी से बढ़ती हुई नकलो हरकत किसी भी लम्हे जंग का पेशे खेमा बन सकती थी। सर्द जंग अरूज पर थी और इन हालात में लम्हा लम्हा की खबर रखना जरूरी होता है। दुश्मन की जंगी हिकमत अमली पर कड़ी निगाह रखनी पड़ती है। खास तौर से वो शगाफ ढूंढने पड़ते हैं जिनके जरिए दुश्मन के अंदर घुसने के मौके मुयस्सर आ सकें। मशरकी पंजाब के दिफा में दरियाए ब्यास को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस पुल की तबाही भारतीय दिफा की धज्जियां बखेर सकती थी। दुश्मन ने दरियाए ब्यास पर सिरी हरगोबंदपुर के नजदीक साहिल के साथ साथ मीलों तक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का सिलसिला फैला दिया था। उनकी तरतीब कुछ इस तरह थी कि हमले के सायरन पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती और दरियाए ब्यास के पुल पर ऐसा खतरनाक छाता तन जाता जिसमें से किसी माहिर तरीन हवाबाज का गुजर भी मुमकिन ना हो सके। मामला अगर तैयारा शिकन एंटी एयरक्राफ्ट तोपों का ही होता तो कोई बात नहीं थी। हमारे जियाले हवाबाजों के लिए भारतीय दिफा का गरूर तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन भारत ने हाल ही में रूस से हासिल शुदा ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम भी यहीं कहीं छुपा रखा था, जिसे फौरन ढूंढ निकालना जरूरी था। गुरदासपुर से मैंने 2-3 मरतबा कपूर्थ वगैरह की तरफ बजरिया बस और ट्रेन सफर के एक नज़र तैयारा शिकन तोपों का जायजा तो ले लिया था, लेकिन अभी तक मुझे वो मिसाइल कहीं नजर नहीं आए थे। और आखिर एक दिन करीबन शाम का वक्त था जब मैं सिरी हरगोबंदपुर उतर गया, जहां ये छोटा सा कस्बा नुमा शहर है। वहां अपनी मजहबी अहमियत के पेश नज़र जो से सिखों के एक गुरु की निस्बत से हासिल है, यहाँ के मशहूर गुरुद्वारे में लोगों की आमदोरफ्त लगी रहती थी। उसके अलावा वाहिद काबिल जिक्र मकाम यहाँ की गला मंडी थी, जहाँ नज़दीकी देहात के लोग अजनास की खरीदो फरोख्त के लिए आते थे। शाम से रात तक मैं अपने बिजनेस के बहाने सारे शहर में घूमता रहा, लेकिन कोई खास कामयाबी ना मिली। मुख्तलिफ मकामात पर लोग जंग से मुतल्लिक बातें तो कर रहे थे, लेकिन उनकी मालूमात आम नौइयत की ही थी। उन्हें इस हद तक ही इल्म था कि दरियाए ब्यास के किनारे किनारे पुल के दोनों अतराफ मीलों तक भारतीय फौज ने डेरे डाल दिए हैं, और ये इस बात की निशानी है कि जंग होने वाली है, या फिर वो ही घसा पड़ा मौजू के आज फलां जगह से जासूस पकड़ा गया है जो खेतों में छुपा वायरलेस कर रहा था। मगर अभी तक मिसाइलों से मुतल्लिक गुफ्तगू सुनने को नहीं मिली थी। रात को मैं नाकाम मुनाशाद इस गुरुद्वारे में सोने के लिए चला आया, जहां मुझे एक दुकानदार की मेहरबानी से कमरा मिल गया था। बादिल नखास्ता मुझे पाठ में शिरकत करना पड़ी। रात को मुझे काफी देर गए तक नींद ना आई। मेरे जहन पर सारी रात मिसाइल सिस्टम सवार रहा। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल पेश आ गई थी। अभी तक मुझे उनका कोई सर पैर नहीं मिला था जिसे मैं अपनी मुहिम का नुक्ता आगाज करार देता। आधी रात तक मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अचानक उम्मीद की एक किरण चमकी। मैंने सोचा क्यों न दरियाए ब्यास के किनारे किश्ती रानी से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। किस्मत आजमाई करने में आखिर हर्ज ही क्या है। मैं मुतमईन होकर सो गया। सुबह गुरुद्वारे से ही कड़ा प्रसाद खा के मैं सीधा मकामी मार्केट पहुंचा, जहां एक दुकानदार कुछ ज्यादा ही मेहमान नवाज किस्म का मिल गया था। सत श्री अकाल। मैंने दोनों बाप बेटे को देखते ही दान निकाल कर प्रणाम किया। जवाब में उन्होंने भी फतह बुलाई, मेरा हाल दरियाफ्त किया और रात के क़याम के मुतल्लिक अपनी तशफ़ी की। महाराज जी, यहाँ मेरा काम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके सलूक ने मुझे इतना मुतासिर किया कि आपसे मिलने चला आया, वरना मैं तो वापस लुधियाना जा रहा था। मैंने उनमें हवा भरनी शुरू की। धन भाग। दोनों बाप बेटा इनकिसारी से बोले। उन्होंने फौरन चाय मंगवा ली। मैंने उन्हें बताया कि मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ, लेकिन अब अफसोस हो रहा है कि आज से पहले आप ऐसे अच्छे लोगों के दर्शन क्यों न हुए। मेरी तारीफ पर वो दोनों फूले नहीं समा रहे थे। बातों ही बातों में मैंने दरिया में किश्ती रानी करने की ख्वाहिश जाहिर की और उन्हें बताया कि ये मेरा बेहतरीन मुश्किला है।
फौरन बेटा जिसका नाम गजेंद्र सिंह था तैयार हो गया। लेकिन सुनना है महाराज जी आजकल उस तरफ फौज नहीं जाने देती। मैंने अपनी तशवीश जाहिर की। अजीत सिन्हा की गजेंद्र सिंह ने मुकम्मल सिख बनने का मुजाहरा करते हुए फौज को मोटी सी गाली से नवाजा। बड़ी अच्छी थी महाराज, आपने पूरी कर दी। मैंने इनकसारी से झिकते हुए कहा। लाला जी आप तो बड़े बुज़दिल लोग हैं, खामखा डर जाते हैं सीना से। उसने मेरे हिंदू होने पर चोट की। थोड़ी देर के बाद ही हम लोग एक बस के जरिए ब्यास के किनारे पहुंच गए। यहाँ तफरीही मकाम होने की वजह से कालजों की किश्तियां बनती थीं। उसके अलावा प्राइवेट किश्तियां भी मौजूद थीं। एक किश्ती हमने किराए पर हासिल की और एक बूढ़े से मलाह को भी अपने साथ ही बिठा लिया। मैंने जानबूझकर जंग के मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर दी। 2-3 मिनट तो बूढ़ा मलाह हमारी गुफ्तगू सुनता रहा। मैं भारतीय सेना की हमायत कर रहा था और गजेंद्र सिंह से मुखालफत करवा रहा था, जो अपनी मखसूस सिखों वाली जबान में हर फिक्रे का इख्तिताम किसी गाली से करता था। उसकी बातों से तैश खाकर बूढ़ा मलाह भी हमारी गुफ्तगू में शामिल हो गया। गजेंद्र सिंह ने पाकिस्तानी फिजाइया के हाथों 65 में अपनी फौज की दुर्गत बनती देखी थी। वो तंजिया अंदाज में उसी का तज़किरा कर रहा था जब मलाह ने दखल देते हुए कहा, सरदार जी वो और वक्त था, इस मर्तबा मामला मुख्तलिफ है। क्या है महाशय जी? गजेंद्र सिंह ने उसे भी चिढ़ाया। जवाब में उसने उन हथियारों की तफसील बतानी शुरू कर दी जिनसे लेस भारतीय फौज को उसने ब्यास के किनारे डिप्लॉय होते देखा था। हथियारों की साख्त वो हाथों की मदद से समझा रहा था। मेरे कान खड़े हो गए। फिर जब उसने बड़े बड़े ट्रेलरों पर लदे मुख्तलिफ साजो सामान के मुतल्लिक बताना शुरू किया और ये भी इतला दी कि वो सामान उसने दूसरे किनारे पर वाक़या एक गांव के नज़दीक उतरते देखा है, तो मैंने 2-3 फिक्रों से ही ऐसी फिजा पैदा कर दी कि गजेंद्र सिंह उस पर बाकायदा जिरक करने लगा। जवाब में मलाह ने बताया कि इस गांव में उसकी लड़की फलां के घर ब्याई है। सरपंच भी उसका वाकिफकार है। कुदरत खुद ब खुद मेरे लिए राह हमवार कर रही थी। करीबन 15 मिनट तक गजेंद्र सिंह की बहस के बाद जब मैंने अंदाजा लगा लिया कि अब गजेंद्र सिंह सिखपन का मुजाहरा करने लगा है, तो मैंने मलाह को किनारे पर उतार दिया और खुद किश्ती चलाने लगा। अब हमने मौजू बदल दिया था। मजीद बहस गजेंद्र सिंह के साथ खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती थी। वो बहरहाल सिख था, किसी भी लम्हे उसका दिमाग खराब हो सकता था। 1.5-2 घंटे किश्ती चलाने के बाद हम वापस किनारे पर चले आए। गजेंद्र सिंह को मैंने यहाँ से रुखसत कर दिया क्योंकि हमने 2 मुख्तलिफ समतों में सफ़र करना था। जैसे ही वो दफ़ा हुआ मैं फ़ौरन उसी मलाह की तरफ पलटा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।